हाँ जी, इसमें क्या परसेप्शन है, जनता क्या सोचती है वो अलग जगह है, ऐतिहासिक तथ्य क्या है वो अलग जगह है। प्रोफेसर मक्खन लाल जी यहाँ बैठे हैं, इनको पता है कि ये भी बताएंगे कि इतिहास को जब हम क्रम रचना करते हैं तो इतिहास के औजार क्या हैं। इतिहास टूल्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के जो औजार हैं वो है एपिग्राफी, साहित्य जो हमें मिलता है वो, पुरातत्व जो मिलता है वो न्यूमिस्मेटिक्स के जो प्रूफ मिलते हैं वो, और बहुत विदेशी यात्रियों का वर्णन। ऐसे बहुत सारे स्रोत हैं जिसमें बेसिकली हम मानते हैं कि सबसे बड़ा साइंटिफिक स्रोत जो होता है वो आर्कियोलॉजी होता है, पुरातत्व, और उसको हम कोरिलेट करके देखते हैं तत्कालीन या समकालीन साहित्य से, तत्कालीन व समकालीन साहित्य से। तो हमें ये देखना होता है। दूसरी बात में ये लॉजिक समझ से बाहर है कि साहब आप फला ग्रंथ के खिलाफ नहीं बोलेंगे और आपको ज्ञान नहीं है। ये लॉजिक कहाँ से आया? अरे उस समय में ही पकित कंचायन और संजय बैलिटीपुट कहता है कि साहब बताइए आत्मा है तो कहाँ है आत्मा? गोल है, चपटी है, पीली है, लंबी है, ऊंची है, नीची है। वो कहते हैं इस बात को। कबीर उसको क्रिटिसाइज करता है। 71 वॉल्यूम्स हमें डिफरेंट टाइप्स के इसके मिलते हैं। आप जो महाभारत या रामायण की बात करते हैं, हमें एक शांति पर्व को छोड़ के कहीं पे भी आर्कियोलॉजिकल एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश नहीं होता कि साहब ये आप पॉपुलर वॉरियर्स की पोएम्स को आप ऐतिहासिक क्रम की ऐतिहासिक नहीं मान सकते। आप महाभारत को साइंटिफिकली बता रहे हैं नहीं और आर्कियोलॉजिकली नहीं? सुनिए, नहीं, उसका आप उदाहरण देख लीजिए। उस समय जिस समय की संरचनाएं हैं, ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसवी सन तक ये लगातार इसमें आता रहा और एडिशन होता रहा और जाता रहा। उस दौरान जो ऐतिहासिक क्रम की जो जनता की स्थिति थी, जो आम जनता की स्थिति थी इतिहास के क्रम में, वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है आर्कियोलॉजिकली बेस्ड। एक मिनट सर, ये एक और उदाहरण के लिए बता रहा हूँ ना, ओके, जैसे कृषि का रेफरेंस है जी, कृषि का रेफरेंस अगर हम देखेंगे तो महाभारत में सिर्फ शांति पर्व में मिलता है, पूरे उसमें कहीं वो मिलता ही नहीं उसका डोमिनेंस, जबकि उस समय कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। समझ रहे हैं ना? उसी प्रकार से जब ऋग्वेद में आते हैं तो ऋग्वेद में भारतवर्ष का एक जगह वर्णन मिलता है, उससे पहले कहीं नहीं मिलता है। ये वर्ण व्यवस्था आई कहां से? सब जानते हैं, मनुस्मृति से आई है। 1000 ईसा पूर्व का कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। 1000 ईसा पूर्व में जो वर्ण व्यवस्था को बनाया गया उसमें जन्म के आधार पर नहीं थी, कर्म के आधार पे थी। 800 से 600 ईसा पूर्व में इसको कॉम्प्लेक्स बना दिया गया और इसको जन्म के आधार पर बन। ये डिफरेंसेस सोसाइटी में लाए कौन? ऊंच नीच लाए कौन? यही ग्रंथ तो लाए ना। आप मानते हैं, मानिए, आपका विश्वास है, आप मानिए, ये आपका व्यक्तिगत मत है, पर ये कह देना कि साहब आप आपने यहाँ पे 2 पॉइंट रेज किए हैं। एक मिनट मुझे एक मिनट सुधांशु जी, एक सेकंड। आखिरी जिस इतिहास के क्रम पे हम इन ग्रंथों की टीकाएं करते हैं, उसी इतिहास के क्रम पे हम इस्लाम पे भी टीकाएं करते हैं, क्रिश्चियनिटी पे भी टीकाएं करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, और विश्वविद्यालयों में खुल्ला टीका होती है, पढ़ाई जाती है। एक मिनट आपने यहाँ पर कोई, सुधांशु जी मैं आपको लेके आ रहा हूँ और आप फिर उस पर अपना पॉइंट भी रखिएगा। मुझे आपसे एक चौपाई पूछिए, लेकिन प्रोफेसर मक्खन लाल जी 2 चीजें उन्होंने बताई है। मैं सुधांशु जी को लाने से पहले एक पहला हिस्टोरिकल फैक्ट्स उन्होंने कहा, दूसरा उन्होंने आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स को लेकर कहा है। आपका इस पे क्विक टेक सर, उसके बाद मैं सुधांशु जी का आपको लाऊंगा और फिर अपना पॉइंट भी रख दीजिएगा। मैं 1-2 बातें पहले स्पष्ट कर दूं। हमारे पूर्व वक्ता, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं जरा पूछना चाहूँगा, 4वीं शताब्दी BC से 4वीं शताब्दी AD की डेट आपको कहाँ से मिल गई? आपने कहाँ से इसको लिया? नंबर 1, धैर्यपूर्वक सुन लीजिएगा। वर्ण व्यवस्था मनु ने नहीं दी थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल का पुरुष सूक्त है जिसमें 4 वर्ण कहे गए हैं, और ये भी जान लीजिए कि मंडल 3 में ये बताया गया नहीं। हम एक मिनट सर, सुन लीजिए। आई डोंट बिलीव इन टू दैट। सुन लीजिए। हाँ, अब आप पाएंगे कि मंडल 3 में एक व्यक्ति कह रहा है, मैं अध्यापक हूँ क्योंकि मैं पठन पाठन करता हूँ, ब्राह्मण हूँ। मेरा भाई क्षत्रिय है क्योंकि वो सेना में काम करता है। मेरा पिता वैश्य है क्योंकि वो उसका व्यापार करता है दवा का। मेरी माँ शूद्र है क्योंकि वो घर के सब काम करती है। चारों वर्ण एक ही घर में रहते हुए हम फल फूल रहे हैं। ये ऋग्वेद का वाक्य है, और किसी को नहीं चाहिए तो मेरी NCERT की किताब है एंशिएंट इंडिया, उसमें मैंने इसको डिटेल से कोट किया है, परिभाषित नहीं किया है। परिभाषित अलग बात होती है, कोट करना अलग बात होती है। मनु बहुत गाली दिए गए हैं। मेरी एक किताब है, पॉलिटिकल एंड लीगल आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस, और यहाँ मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ
कि आज का 95%, प्लीज नोट डाउन, 95% civil and criminal law today being practiced in India and defined is from Manu. From Manu, yes. Yes, please have a look at that. जी. I'm challenging it and I'm telling you the books. हम लाए नहीं इसलिए बुरा लगता है, और मैं ये नहीं जानता कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी ने मनुस्मृति की शक्ल देखी है। अगर देखी है तो कोई बता दे कि वो कितने पेज की है। ठीक है सर, मैं अगर नहीं, अभी आ रहे हैं, थोड़ा सा रामायण में वापस आना, 1 मिनट और दे दीजिए। राम के बारे में, राम के जन्मभूमि के बारे में और रामायण के बारे में मेरे ख्याल से कुछ भी बोलने के पहले जरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ लीजिएगा। लंबा अच्छा खासा जजमेंट है और जिसमें उन्होंने सारी बातें कही हैं। और जब भी आप कोई इंटरप्रिटेशन की बात कहिए, इंटरप्रिटेशन के लिए आप आज़ाद हैं, तथ्यों के लिए आज़ाद नहीं हैं। तथ्य हैं, आप उसको ध्यान में रख के बात कीजिए। मैं फिर एक बार ठीक है, मनु की किताब को किसने देखा है, कोई बता दीजिए। मैं आपके पास आऊं। सुधांशु जी, आप मेरे साथ 1 मिनट आइए जरा प्लीज। सुधांशु जी आइए, मैं आपका माइक लेना चाहूंगा यहाँ पर। अब मैं आइए प्लीज। अब यहाँ पर एक चौपाई है क्योंकि इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है, और इसमें आप जरा इस चौपाई को पढ़ के इसका एग्जैक्ट क्या इंटरप्रिटेशन, इसको लेकर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए। सुधांशु जी, ये कहां पे है, कितने लोगों को पता है और किस संदर्भ में है? मैं विद्वान लोगों से पूछना चाहता हूं। आप मैं सर मैं आ रहा हूं। जरूरी नहीं है सर, 1 मिनट। विवेक जी, आपके पास में आ रहा हूं। गजब है मान्यवर, मर्डर जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट पूछा जाता है, ये जरूरी नहीं है। जातिवाद इस देश की एक सच्चाई है। आप सुनिए पहले, जातिवाद इस देश की सच्चाई है, उसको ढांकने के लिए आंकड़े मत कोट करिए। विवेक जी, सर 1 मिनट लूंगा। सब पढ़े हैं आप सभी से। और ये चौपाई कास्टिस्ट है, ये चौपाई कास्टिस्ट है। कौन से कांड में है, कौन से कांड में है? विवेक जी 1 मिनट में लूंगा। पहले 1 मिनट। सुधांशु जी 1 मिनट। आप जो बचकाना मर्ज मत कीजिए। ये बचकाना नहीं, बोलिए हाँ या ना, पढ़े हैं या नहीं। रामचरितमानस में जिस भी चैप्टर में है उसका आप मतलब पढ़िए ना, क्या है वो नीचे पढ़िए आप। उसका संस्कृत उसको वो बताइए क्या है। पहले मैंने बताइए ना, गोल गवार शुद्ध पशु नारू शूद्र, वो वहीं पे कह रहा है। डैट मीन की सोसाइटी डिवाइड की गई। मक्खनलाल जी ने भी कहा कि एक कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, एक कहता है मैं शूद्र हूँ। ये आया क्यों? जबकि ऋग्वेद में एक मिनट ऋग्वेद में सभा और समिति में 1 मिनट ऋग्वेद में सभा और समिति में सारा समाज एक साथ बैठता था। इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, सब बराबर थे, महिला भी बैठ सकती थी। इन्हीं ग्रंथों ने, इन्हीं ऋचों ने, चाहे वो कोई सा भी हो, मैं नाम लेके नहीं जाना चाहता, चाहे वो ब्राह्मण साहित्य हो, चाहे वो स्मृति साहित्य हो, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, इन सब में ये सोसाइटल डिफरेंसेस डाले इसलिए डाले गए। सर्वोच्चता किसकी स्थापित की गई? क्या वो सर्वोच्चता ऐतिहासिक क्रम से नहीं आ रही? सर 1 मिनट। नहीं, सारे धर्म नहीं सर, सारे के सारे, मैं ये डिबेट इस तरीके से नहीं कर सकता। हमने पैदा की हैं, हम इनकी आलोचनाएं करेंगे। वार्षद साहब 1 मिनट, आप बैठिए। पहले मुझे आपको इसका मीनिंग क्या है, अब एक बार समझे। हाँ, एक मिनट। कैसे निकाला आता? संदर्भ सहित व्याख्या विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। आप बताइए ना, प्रोफेसर साहब, शुद्र पशु नारी तीनों एक्सपोज हो सकल ताड़ना के अधिकारी बताइए ना। सर एक मिनट, ताड़ना का कोई इंग्लिश मीनिंग बता दीजिए। वार्षद साहब, पर्शियन मीनिंग बता। वार्षद साहब बोलने देंगे तब बताएंगे। वार्षद साहब बोलने देंगे तब बताएंगे, और उसके बाद प्रोफेसर साहब मैं आपको बुलाऊंगा यहाँ पर। प्लीज 1 मिनट लूंगा। केवल ये विनम्र निवेदन था जिसमें स्पष्ट हो गया कि संदर्भ तो छोड़िए, चैप्टर तक नहीं पता है कि ये कहां पे आया है। अब मैं बता रहा हूं। 1 मिनट सर, 1 मिनट आ रहा हूं। पहले पूरा भाषण दे दिया, पहले समझ ले। मीनिंग पे आइए, उसके मीनिंग पे आइए। सर 1 मिनट आप बोलना चाहिए। किस भाषा में लिखा, हिंदी किस बोली में लिखा है? देखिए, ठीक है। हम बात कहने से पहले हम इसको पढ़ते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। नहीं, आप जो है ना वैदिक साहित्य और वैदिक व्याकरण और गैर वैदिक व्याकरण में मत जाइए। आप बताइए कि क्या सोसाइटी में डिवीजन कैसे आया? नहीं, ऊंच नीच किसने डाली? 1 मिनट, ये बताइए। 1 मिनट सर, बात रामायण की हो रही है,
अरे रामायण में ही डाली हुई है। अरे सर आप चिल्ला क्यों नहीं पहले? एक मिनट नहीं रामायण में डाली हुई है। आप बैठिए। नहीं, आई विल नॉट लेट हैपन। प्रोफेसर साहब आपका व्यवहार प्रोफेसर वाला नहीं है। आप बैठिए एक मिनट। हम मेरा आपसे निवेदन है, 40 वर्षों तक मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, इस तरह की ऐसी साउंड में नहीं होगी। आप बैठिए बैठिए। नहीं बैठिए। चलिए एक मौका और। सिविलाइज्ड। अच्छा सर, आप अपने प्रोफेसर साहब पे बात कर रहे हैं, अब बिहेवियर आपका इतना। नहीं आप बैठिए। अब सुधांशु जी एक मिनट। अच्छे सर एक मिनट। सर प्लीज एक मिनट। हाँ आइए। अच्छा प्रोफेसर साहब प्लीज आइए, बताइए। वार्ष्णेय साहब, मक्खन लाल जी मैं माफी चाहूंगा आपसे, प्लीज एक बार सुन लीजिए। एक मिनट आइए। मेरा सवाल यह है कि ये जो चौपाई है इसका क्या मतलब अब है? मैं पहले जैसे मैंने बताया, हमारे तीनों विद्वान मित्र, उनको ना ये चैप्टर का नाम पता, ना प्रसंग पता, ना ये पता किस भाषा में लिखी गई है। बस एक शब्द पता है और उसका खड़ी बोली में इंटरप्रिटेशन है, मान्यवर अवधि में लिखी गई है, खड़ी बोली में नहीं। अब मैं बताता हूं, ये लोग जानते हैं किस बिंदु। पहले एक घटना बता दूं, उसके बाद इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। जो अभी प्रोफेसर मक्खनलाल जी ने उल्लेख किया था, जब श्री राम जन्मभूमि काला विषय इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चल रहा था, तो उन्होंने ये कहा अपने अपने इतिहासकार भी ले आइए। ठीक, दोनों पक्षों से कहा कि अपने इतिहासकार ले आइए। हमारी तरफ से जो इतिहासकार गए उसमें एसपी गुप्ता जी, ग्रोवर जी, हर्ष नारायण जी, देवेंद्र स्वरूप जी थे। उधर से वही सूरज भान, आर.एस. शर्मा, उन लोगों के, वो लोग गए नहीं, उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। अब देखिए कोर्ट में तो ऐसे नहीं चलेगा। कोर्ट ने पूछा आप में से कितने लोग एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, तो उसमें ज्यादातर ने कहा जी एंशिएंट हिस्ट्री हमारा विषय नहीं है। अब देखिए दो विषय थे, होते हैं कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, क्योंकि वो सारा खुदाई का था। लिख के दिया साहब हम आर्कियोलॉजी के नहीं है। अब सुनिए, आर्कियोलॉजी नहीं तो फिर कल्चर, यानी सब्जेक्ट लैंग्वेज दो ही। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो पहले बता रहा हूं। अरे मैं आपने इतनी सारी भाषण दे डाले, उसके बाद हमें बोलने नहीं देंगे। अरे आप कहां पहुंच गए, पहले आप ये तो पहुंचे तो मैं जवाब दे रहा हूं। सर इसका तरीका में बहस करने का, अगर ऐसे वार्ष्णेय बेहुदे से बहस करनी है तो वार्ष्णेय साहब, आप वहां पे विषय को डाइवर्ट करके कुछ भी वार्ष्णेय बोलेंगे। साहब एक अरे मिनट, मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग कोर्ट मैं आप सबके पास आऊंगा। आप पहले उसका इंटरप्रिटेशन एक बार सुन लीजिए। वो पहले स्टार्टिंग में जो बता रहे हैं सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। मैं आऊंगा। उसके बाद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत और फारसी। और इन लोगों ने लिख के दी, ना इन्हें फारसी आती ना संस्कृत आती है। यानी ना लिखाई जानते थे ना खुदाई जानते थे, और दावा यह था सारी खुदाई जानते थे। अब जो खुदाई जानते मैं बताता हूं, ये सुंदर कांड में है। कहां पे है? जहां पर समुद्र के सामने भगवान राम बैठते हैं और 3 दिन तक वो समुद्र की प्रार्थना करते हैं, और जो समुद्र नहीं रास्ता देता है तो वो उठ के खड़े होते हैं, और जब अपना शर संधान करते हैं तो समुद्र प्रकट होकर ये कह रहा है, प्रभु भली कीन सीख मोहि दीनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। हे प्रभु, आप ही ने यह मर्यादा दी है, समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता। हमारे ही धर्मग्रंथ में रास्ता नहीं छोड़ता, दूसरे धर्मग्रंथों में छोड़ दिया था समुद्र ने रास्ता, सिर्फ हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो वो क्या कहेगा कि मेरे को मारो, वो कहेगा मेरे को मारो। जाके जब प्रकट होगा वो कहेगा नहीं, हमारे को गौर से देखिए मेरी बात को, कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ता। अन्यथा मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़ा हिंदी में खड़ी बोली में सामान्य वर्ड है, अरे कुछ नहीं करता है, आने जाने वाले लोगों को ताड़ता रहता है, मतलब पीटता है। हिंदी का फेमस गाना है, नंग धड़ंग बनंग, किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। मतलब ताड़ के मतलब मारता है क्या? मतलब भाषा नहीं पता, अवधि भाषा में ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना। सुधांशु जी, एक मिनट, बड़े सुविधा की राजनीति कर रहे हो वाली बात पे आप जो बात वार्ष्णेय साहब, आपने जो समुद्र, वार्ष्णेय साहब आप सुन लीजिए, इंजीनियर हो, वार्ष्णेय साहब नहीं, दिस इज नॉट अलाउड। नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस। वार्ष्णेय साहब आप उसका इंटरप्रिटेशन पहले होने दीजिए, फिर बोलिए। आप बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, आपके बाकी पैनलिस्ट नहीं बोल पा रहे हैं। नो, दिस इज नॉट अलाउड। आप रुक जाइए, और क्या कर रहे हैं वो? अरे भाई क्या इंटरप्रिटेशन, ना चैप्टर पता, ना लैंग्वेज पता, ना रेफरेंस पता, ना लैंग्वेज पता, और आके भाषण देने लगते हैं, रेफरेंस की बात करो। मैं इसके बाद प्रोफेसर का आचरण है। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊंगा। मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब है जेएनयू के, उनके पास। प्रोफेसर साहब आप इस समय प्रोफेसर की तरह, एक उद्दंड छात्र की तरह आचरण कर रहे हैं। विनम्रता से कहता हूं, आपको चैप्टर नहीं पता, आपको रेफरेंस नहीं पता, आपको लैंग्वेज नहीं पता, और उसके बाद आप चीख कर डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सर एक मिनट पूछा, बोलिए। अरे सुनिए, मैंने गाना बोल,
ओके आइए, आप बताइए। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए, लोगों को मौका मिलता है पहले सर एक मिनट। नहीं, क्या मतलब? नॉट एट ऑल। आप बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, आप रुक जाइए। नहीं, आई डोंट एक्सेप्ट। सर आप कर क्या रहे हैं? आप अरे सर, बिहेवियर कर रहे हैं। आई डोंट एक्सेप्ट दैट। अपना आचरण टीवी पे आई डोंट एक्सेप्ट दैट। आइए सुधांशु जी, इसको बता दीजिए। तो मैं पूछ रहा हूं ना, बताओ भाई, नंग धड़क मरंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलो ताड़ने का अर्थ क्या है? बोलिए ताड़ने का अर्थ क्या है? अब कॉन्टेक्स्ट आ गया, अब कॉन्टेक्स्ट आ गया। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं। आप एक मिनट सुन लीजिए सर, उनको सुन लीजिए। वाशर साहब एक मिनट सुन लीजिए, और उसके बाद में प्रोफेसर साहब आप जेएनयू से जो मैं आपके पास आऊंगा सर। सेकंड थिंग, जो इनको शूद्र शब्द पे आपत्ति है ना, शूद्र वाज नाइदर ए बैड वर्ड नॉट इट इज इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने किताब लिखी है हु वर शूद्रास, उसके चैप्टर नंबर 1 में सुनिए, चैप्टर नंबर 1 में पैराग्राफ 3 में देखिए, वो साफ साफ कहते हैं देयर इज नो कनेक्शन ऑफ प्रेजेंट डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। यानी ना शूद्र से कनेक्शन है, ना ताड़ने से कनेक्शन है, ना लैंग्वेज पता है, ना रेफरेंस पता है, ना चैप्टर पता है, मगर उसके बाद इस देश में जातिवाद फिर नहीं। लेकिन एक मिनट सर, अब इसमें ढोल गवार शूद्र पशु नारी, अब आप ये कह रहे हैं कि शूद्र शब्द का कोई कनेक्शन नहीं है। आप जो जिस तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं, ये खुद डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा है। डॉक्टर अंबेडकर की किताब हु वर शूद्रास में उन्होंने कहा है आज के शेड्यूल कास्ट का वैदिक एज के शूद्र से कोई कनेक्शन नहीं। सेकंड थिंग, शूद्र वर्ड उस जमाने में बुरा कोई खराब वर्ड नहीं था, जैसे आज इम्प्लॉय। एक सेंटेंस और बोलता हूं, इसका रेफरेंस पॉइंट पूरा समझा दीजिए। अभी बोल रहा हूं, सुनिए। गांधी जी के जमाने में हरिजन वर्ड का क्या मीनिंग था आज? एक मिनट पूरी एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। कहा किसने इसका जो इंटरप्रिटेशन है, एक मिनट वाशर साहब, एक मिनट सर, एक मिनट विवेक जी, मैं आ रहा हूं। ये पूरा इंटरप्रिटेशन एक बार हो जाए, मैं वो समझ जाऊं, उसके बाद मैं आपके पास ही आ रहा हूं। लेकिन नो, बट इट शुड बी अलाउड एटलीस्ट। अगर आप अलाउ ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा? मैंने स्टार्ट भी ऐसे ही किया था कि मैं वाशर साहब के पास आया था, इंटरजेक्शन बंद कर दिया। सुन लीजिए, आइए सर प्लीज। मैं बताता हूं। आज मैं इसका पूछना चाहता हूं, अब इस शब्द का प्रयोग बंद हो गया, मगर हरिजन शब्द का क्या अर्थ था? महात्मा गांधी ने शेड्यूल कास्ट के लिए हरिजन शब्द प्रयोग किया था, ठीक है? ठीक, उन्होंने हरिजन शब्द का शेड्यूल कास्ट के लिए प्रयोग किया था। हरिजन कल्याण, बार बार क्यों बोल रहे हैं सर आप? क्या तरीका? अरे मैं आपको पूछ नहीं रहा हूं, फिर खड़े हो गए। सर आप बैठिए। आप अरविंद जी, आप इधर आइए, मेरे पास माइक है, आप आइए। आप मेरे साथ आइए। परिभाषा दीजिए, आइए। ऐसा नहीं होगा, वो उनको इंटरप्रेट करने दीजिए, फिर आप आइए मेरे साथ, आइए। अच्छा ठीक है। हाँ सुधांशु जी, मैं बता रहा हूं। बाकायदा हरिजन कल्याण विभाग भी नाम हुआ करता था, ठीक? अब इसी रामचरितमानस की चौपाई कोट करता हूं। जब हनुमान जी सीता माता के सामने जाते, सीता जी क्या कहती? हरिजन जान प्रीत यति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। इसका मतलब उनको हरिजन कह दिया। इसका मतलब आज के हिसाब से आप शेड्यूल कास्ट कहेंगे। मेरे भाई 500 साल पहले कौन सी भाषा थी, कौन सा वर्ड था, किस रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में देखो, अपने मन से जो मन आएगा इंटरप्रिटेशन करेंगे बगैर पढ़े लिखे। इसलिए मैं पुनः रिपीट करके अपनी बात समाप्त करता हूं। सारे दर्शकों ने देखा, ना इनको चैप्टर पता था, ना रेफरेंस पता था, ना लैंग्वेज पता। अब मैं वो पूछ रहा हूं, आइए अरविंद जी, आइए। अब सुधांशु जी आप रहिए वहीं पर, एक मिनट। अरविंद जी आइए आप। नहीं, एक मिनट। अरविंद जी, अब आप मुझे बताइए, ये जो आइए, प्लीज कम मेरे साथ। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा, डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, जामिया से मेरे साथ हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार। आइए सर, आप चाहें तो मैं आपकी किताब पकड़ सकता हूँ, लाइए। नहीं लाइए, आइए आप। नहीं, आई होल्ड इट फॉर यू। आप मुझे बताइए। विद्वान है, माननीय सांसद हैं, और इधर इस तरफ। सबसे पहले तो मतलब एक तो डिबेट का मोड और मोडालिटी तय कर लेते, तो मतलब इसकी बिल्कुल अपने टर्न पे सब लोग बोले। सॉरी प्लीज, आप इस तरफ आ जाइए। आप मत बोलिए ना प्लीज। ठीक है। आपने मॉडरेट कहा तो बेहतर है। सब मैं आपसे बहुत छोटा हूं, मैंने बहुत रखा है। डॉक्टर अरविंद जी आइए। चीखने चिल्लाने अब मुझे बताइए। मैंने वो काम नहीं किया। बहरहाल मैं बात शुरू करूंगा जो सुधांशु जी कह रहे थे कि लिखा तो ये टेक्स्ट बहुत पुराना है। अच्छा, एक तरह से इस देश का समझिए कि एकदम लोक साहित्य जिस तरीके से कहते हैं रामचरितमानस को, वो ख्याति भी प्राप्त है, हमें समझना चाहिए। लेकिन किस वक्त लिखा गया, किस कंटेक्स्ट में लिखा गया, और इसमें
कुछ गलत था कि नहीं, क्योंकि देखिए कहीं का भी समाज में एक तरह की हायरार्की होती है, ऊंच नीच क्या है कैसे है हम उस पे जाएंगे। और जैसा सुधांशु जी ने कहा कौन कितने पढ़े हैं इसका सर्टिफिकेट वो तो नहीं दे सकते। मैं नागार्जुन को कोट करूंगा यहाँ पर। नागार्जुन एक लोक कवि हैं, बिहार से ही आते हैं, दरभंगा से उनका ताल्लुकात था, और उनकी एक छोटी सी कविता है जो सबने सुनी होगी, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता के नशे में भूल गई बाप को। बहुत अच्छा लग रहा होगा इनको। उन्होंने देखिए रामचरितमानस पर क्या टिप्पणी लिखी है। ये ग्रंथावली है नागार्जुन रचनावली, खंड 6, पेज नंबर 269। रामचरितमानस हमारी जनता के लिए क्या नहीं है, और वो लिखते हैं सभी कुछ है। दकियानुसी का दस्तावेज है, नियतिवाद की नैया है, जातिवाद की जुगाली है, सामंत शाही की शहनाई है, ब्राह्मणवाद के लिए वातानुकूलित विश्रामागार है, पौराणिकता का पूजा मंडप है। वह क्या नहीं है, सब कुछ है, बहुत कुछ है। रामचरितमानस की बदौलत ही उत्तर भारत की लोक चेतना सही तौर पर स्पंदित नहीं हो। मुझे एक बात बताइए, खत्म कर रहा हूं। रामचरितमानस की महिमा ही जनसंघ के लिए सबसे बड़ा भरोसा होती है हिंदी भाषी प्रदेशों में। मुझे एक बात बताइए, आप नागार्जुन पर चले गए, इसका मतलब आपने नहीं बताया। नहीं, क्योंकि वो एक टिप्पणीकार है। मैं अभी डॉक्टर अंबेडकर पर भी आऊंगा। अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा सर संघ चालक। सर आप चौपाई पर आके मुझे नहीं, इस चौपाई से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसमें ढेर सारे, और इन्होंने तो सुंदरकांड की बात की ना सर। मैंने उत्तरकांड खोल, मैंने 18th सेंचुरी में मार्क मुलर का रेफरेंस दिया। ये आप क्या कर रहे हैं सर? उत्तरकांड खोल दूं अभी सारी चौपाई, क्योंकि मुझसे बेहतर संस्कृत वो जानते हैं। हाँ। ना मैंने अवधि पढ़ी, मैं अवध रीजन का नहीं हूँ, क्यों जानूंगा? मैं अंगिका जानता हूँ। हमारा भाषा में तो सुधांशु जी नहीं बात करे पढ़ते, हमें तो अंगिका बोले छिए। तो जो अवधि को जो गरिमा है कहने का वही क्या मतलब? अंगिका। मेरे कहने का ये मतलब है कि ये एक ऐसा टेक्स्ट है, उसको किसने लिखा ये सुधांशु जी बताएं। और ये बताएं कि जो हमारे श्री राम हैं उनकी भी अलग अलग एक तरीके से कहिए इंटरप्रिटेशन, कि भगवान के भी क्या रूप है। वो कबीर के राम अलग है, वाल्मीकि के राम अलग है, तुलसीदास के अलग है, रैदास के अलग है। तो आप ये बताइए कि किसके वाले राम सही है? तो सुधांशु जी के राम उनके रहने दीजिए, मेरे राम मेरे रहने दीजिए। लेकिन एक मिनट में सुनिए, यहाँ 3 टेक्स्ट की बात हो रही है। शिक्षा मंत्री के नहीं, मेरा एक मिनट मैंने आपसे पूछा, मैं नहीं, एक मिनट मेरा डिस्टर्ब नहीं बोल रहा हूं, आप धारा प्रवाह बोल रहे हैं, आप बोलते रहिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, ये जो है इंटरप्रिटेशन, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? आपने मुझे रामचरितमानस में बता दिया, नागार्जुन जी को क्रोध कर दिया। मैं सोशल एक्सक्लूजन पढ़ाता हूं जी। मेरी जो पढ़ाई लिखी राजेश पासवान जी बेहतर बताएंगे, हमारे काफी सीनियर हैं जेएनयू से ही, वो बेहतर व्याख्या कर पाएंगे क्योंकि वो हिंदी पढ़ाते हैं। मैं सोशल एक्सक्लूजन पढ़ाता हूं। एक मिनट तीन टेक्स्ट। सर एक मिनट, मैं पहले इस पे आना चाहता हूं। पूरी बात नहीं करने दे रहे। अरे सर आप नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। हाँ बताइए। हाँ, ऐसा आप उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, आप ध्यान से सुनो। सबसे ज्यादा हमें डिस्टर्ब किया गया, बाकी सब डिस्टर्ब कर रहे थे, उनको रोक रहा था मैं। अच्छा ठीक, हाँ धन्यवाद। मैं 2 मिनट 3 मिनट जितना बोल दीजिए उतना ही बोलूं। प्लीज गो अहेड। 2 मिनट। 3 टेक्स्ट की बात बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा। मैं उस पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, इसलिए उनको डिफेंड करना भी मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ध्यान दीजिए। लेकिन मनुस्मृति, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट, जैसा कि मक्खनलाल जी ने बोला कि मनुस्मृति देखा भी है, मैंने नहीं देखा, देखना भी नहीं चाहता। डॉक्टर अंबेडकर के 3-4 सुन लीजिए आप। सर सुन लीजिए सर, उसमें जो अच्छी आपने बोला ना, आप प्लीज उनको रोको। मैं ये कह रहा हूं कि मनुस्मृति में क्या कुछ लिखा है। मैं जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने, महाद ने, उनके साथियों ने मिलकर उनको अग्नि में डाल दिया, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मनुस्मृति इस देश का नहीं है, अभी भी राजस्थान हाईकोर्ट के सामने मनु की मूर्ति है। अब आते हैं दो टेक्स्ट पे, रामचरितमानस और बंच ऑफ थॉट, ये दोनों हैं। आप एक विस्तार से पूरे दिन का डिस्कशन रखें, पहले खंड का जवाब दे दें। एक मिनट खत्म कर रहा हूं। हाँ, अंतिम बात सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये बंच ऑफ थॉट हो या रामचरितमानस हो, इसमें यदि कुछ ऐसी चीजें लिखी हैं उस कंटेक्स्ट में, उस दौरान,
तो उस पर अगर किसी को आपत्ति होती है तो इसमें इतना दिल जलाने का बात नहीं है। जैसे अभी अच्छा ठीक है, आपने कहा ठीक है, वो उनका अभी जैसे सर संचालक ने एक अच्छी बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो LGBT। सर आप बहुत नहीं, मैं डाइवर्ट नहीं होने वाला। डाइवर्ट इसलिए वो कहते हैं, आज के सर संचालक कहते हैं, सुन लीजिए, आज के सर संचालक माननीय मोहन भागवत जी ये आकर कह दें कि बंच ऑफ थॉट जो डॉक्टर गोलवलकर ने लिखी थी उसकी आज कोई जरूरत नहीं है, वो बेकार की चीजें थी, वो जिस कालखंड में लिखी गई उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये कहवा दीजिए। बात आप सही है, किधर जा रहे हैं? बस इतना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। मेरा दोनों से एक सवाल है, वाशनी साहब आपसे, विवेक जी आपसे। मैं एक टिप्पणी कर दूं सर, मुझे आपने खड़ा रखा था एक वाक्य, एक वाक्य ज्यादा नहीं, उसके बाद मैं आपसे एक वाक्य। मैं विनम्रता से कहना चाहूंगा कि हमारे विद्वान मित्र ने जो बोला मेरी बात साबित कर दी। एक साहित्यकार को कोट किया जिसकी कविता में जनसंघ यानी पॉलिटिकल पार्टी का भी विषय आ गया, यानी बहुत साफ हो गया, और उन्होंने स्वयं कहा कि उन्हें इस विषय की जानकारी नहीं और वो देखना भी नहीं चाहते। जो चीज देखी नहीं गई, जो पढ़ी नहीं गई, उसके ऊपर एक साहित्यकार की टिप्पणी से धार्मिक विषय का जो जानकार नहीं है उस पर इंटरप्रिटेशन है। जो मैंने कहा था, अंग्रेजी पढ़कर इंजीनियरिंग और बायोलॉजी की किताबों की व्याख्या करने का जो प्रयास है वह मेरे विचार से प्रमाणित। ठीक है सुधांशु जी, आइए अब मैं आप दोनों से एक सवाल पूछ रहा हूं, वाशनी साहब आपसे, विवेक जी आपसे, आप में से कोई भी इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहेगा? आइए प्लीज, आइए आप मेरे साथ आइए। वो सुधांशु जी आप इसका जवाब देने के लिए आना चाहेंगे? अच्छा ठीक, एक मिनट, आइए विवेक जी प्लीज गो अहेड, आप मुझे बताइए। हाँ देखिए, मैंने जो अभी तक सुना सुधांशु जी को, जो कुछ मैंने सुधांशु जी को अभी तक सुना, मैं इसका इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूं। मेरे को बोलने दीजिएगा जरा थोड़ा सा। और उन्होंने जो है अपना सारा का सारा आर्गुमेंट दो तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश करी। नंबर वन, वो कहते हैं साहब आप हिंदुओं के ग्रंथों को क्वेश्चन कर रहे हैं, इस्लामिक ग्रंथों को नहीं कर रहे हैं। सो टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। डिस्कशन रामायण पे है तो रामायण पे रखिए। रॉन्ग मानते हैं? हाँ, कुरान को रॉन्ग मानते हैं? सोच के बोलिएगा, आप सोच के बोलिए। दूसरी बात, बोलिए सुनिए। आप देखिए पलट गए, आप पलट गए मान्यवर। डिस्कशन रामायण पे है और आप इसको ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं पब्लिक को। जस्टिफिकेशन नहीं साहब, वो जाकिर नाइक कह रहा मार दो, जाकिर नाइक से क्या लेना देना? कोई तुलना नहीं, मेरा जाकिर नाइक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो अब मत बोलिए ना। हाँ, लेकिन भारत से लेना देना है तो बोलूंगा। दूसरी बात, एक बार सुन लेते हैं। अब ये जब डाइवर्जन पे आते हैं तो ये इन्होंने इस पंक्ति के ऊपर ये इतना बोल गए 15-20 मिनट, इन पंक्तियों के ऊपर ये बोले ही नहीं, ये सब कुछ बोल गए लेकिन पंक्तियों के ऊपर नहीं बोले। अरे सर आपने सुना नहीं शायद? नहीं, हमने सब सुना सर, वो सब कुछ बोल गए। वो बोल गए कौन सा ग्रंथ, कौन सा पेज, कौन सी पंक्ति, किस भाषा और किस कालखंड में लिखा गया, लेकिन पंक्तियों पे बिल्कुल नहीं बोले हैं। ये सीधी सी बात है। दूसरी बात सुनिए, नहीं सुनिए, अरे हमें सबने सब सुना, सुनते जाइए, अब आप सुनते जाइए। ये एक सच्चाई है हिंदू धर्म में, क्लैरिटी ला दूं, बोलने दे सर। उन्होंने इसका पूरा रेफरेंस, पूरा इंटरप्रिटेशन सब बताया सर। वो मैंने सुन लिया, जो समुद्र वाली जो कहानी वो सुना रहे हैं, ठीक है, और समुद्र बोलता है हिंदू धर्म में। अगर मैं कहूंगा सुधांशु जी को, अगर मैं सुधांशु जी ने कहा अन्य धर्मों का क्रिटिसिज्म करना इनका फैशन है कि साहब अन्य धर्मों में तो समुद्र बढ़ जाता है, हमारे धर्म में समुद्र बोलता है। हर धर्म में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें लॉजिकल लग सकता है या दूसरे धर्म वाले को लॉजिकल लग सकता है। अब आप आ जाइए आज के इस विषय पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, सीधी सी बात है और यह सच्चाई है। जातिवाद इस देश की एक समस्या और सच्चाई है। देश का शंकराचार्य शूद्र वर्ण का नहीं हो सकता। मंदिरों में, बोलने दीजिए सर, मंदिरों में पूजा कराने का अधिकार एक ही जाति के पास रिजर्व्ड है, रिजर्वेशन है, ब्राह्मणों के लिए है, ये फैक्ट है। ये सब कहां से आया? गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने बड़ा क्लियरली लिखा है। सर मुझे एक बात बताइए, इससे रामचरितमानस का क्या लेना देना? आप जो बता रहे हैं अभी, इसका क्या लेना देना? नहीं, बोलने दीजिए सर, आप मुझे रोकिए मत। नहीं, आप बोलना चाहते हैं, इसमें बोलना चाहते हैं सर? आप बोलते तो हमेशा ही है, लेकिन इसमें मैं पूछ रहा हूँ आपसे। बोल रहा हूँ सर, क्या बोल रहे हैं? जातिवाद हमारे धर्म का, हमारे, अरे सर इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? आप इसको कैसे देखते हैं? बड़ा क्लियर है। क्या क्लियर है? बड़ा क्लियर है, इसका इंटरप्रिटेशन ब्लैक एंड व्हाइट में क्लियर है। शूद्र, पशु और नारी जो है इसको ताड़ना के अधिकारी, आप इनको इंफीरियर समझते थे उस कालखंड में, ये क्लियर बात है। अच्छा, एक मिनट होल्ड करिए। अब मैं एक बाइन बोलूं, मैं कृष्ण भगवान का कुछ कोट करना चाहूंगा। अरे हो गया भाई, गीता के अंदर नहीं हो गया, नहीं कृष्ण भगवान पर कोट कर रहे हैं, नोट किया जाए तो मैं इसका उत्तर हमको कोट करेंगे। कृष्ण भगवान पर कोट कर रहे हैं, मैं नोट किया। भगवत गीता के अंदर वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई किया गया है। पहली चीज, भगवत गीता के अंदर इंटर रिलीजियस मैरिजेस को क्रिटिसाइज किया गया है। भगवत गीता के अंदर कहा गया है कि अगर
अगर देश की औरतें अन्य जातियों के अंदर विवाह करेंगी तो धर्म का नाश होगा। ये हमारा धर्म, ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें अगर लिखा हुआ है तो लिखा हुआ है, अगर किसी को मानना है तो मानने, जिसको नहीं मानना है वो ना माने, लेकिन आप उसको आउट ऑफ द वे जाकर के अगर जस्टिफाई करेंगे तो गलत है। अंबेडकर साहब परेशान होकर के बौद्ध धर्म अपनाया। रामचरितमानस पे पूछ रहा था, आप भगवत गीता चले गए। अब दे दिया, तब अब एक रुक जाइए, मैं बोलूं। हाँ बताइए। देखिए, विवेक जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, वाशर जी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है, मैंने इसीलिए कहा था भगवान कृष्ण का इसमें कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। नोट किया जाए कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड। देखिए, मैं आप बोले तो मैंने डिस्टर्ब। ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है धर्म एक अफीम है। ये अफीम पे बोल रहे हैं। पूछिए, कम्युनिस्ट पार्टी के रूल में है कि कोई मंदिर में नहीं जा सकता, पूजा नहीं कर सकता। और मैं एग्जाम्पल के साथ बोलता हूं, 2007 ये गलत कह रहे हैं। बंगाल की गवर्नमेंट, ये गलत कह रहे हैं। आप बोल रहे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया मान्यवर। आप गलत कह रहे हैं। आपको कम्युनिस्ट सिद्धांत, आपको कम्युनिस्ट सिद्धांत क्लियर नहीं है। सुधांशु जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं मान्यवर, फिर आप बोलिएगा। अरे भाई, मैं पूरी तो वाशर साहब, विवेक जी एक मिनट। आप सब लोग जब बोल रहे थे वो चुप थे। बोल रहे थे, मैं एकदम शांति के देखिए उठते चले आते हैं। वाशर साहब वो बोल रहे थे। एक सेंटेंस, कम्युनिस्ट पार्टी कहती है पूंजीवादी समर्थक दल धर्म को अफीम की तरह प्रयोग करते हैं, और आप राम मंदिर और ये राम मत को महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए अफीम की तरह प्रयोग कर रहे हैं। सर, ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये फैक्ट है। ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं। पॉलिटिक्स देश चलाती है। अरे क्या बात करते हो, महाभारत कहती है कि भारत राजनीति एक मिनट सर, ये डिबेट राजनीति देश चलाएगी। ये डिबेट क्या बात करते हो? अरे मैं यही सबसे बड़ी राजनीति है, यही पॉलिटिकल डिबेट नहीं है सर। आप एक मिनट, इसका क्या मतलब है? गंवार, शूद्र, पशु, नारी की इंपॉर्टेंस कहाँ घटी? जैसे जैसे उसके आर्थिक अधिकार छीन लिए गए, वैसे वैसे उसकी सामाजिक पराधीनता बना दी गई। बिल्कुल उसी प्रकार से शूद्रों की अवैश्यकी बनाई गई। आप इसको कैसे धर्म में विश्वास करते हो कि नहीं? राजा ने यह क्यों कहा कि यही पुजारी होगा? और पुजारी कहता था यही राजा होगा। जैसे आपके मोदी जी कहते हैं मैं ही प्राइम मिनिस्टर रहूंगा, उनके बारे में मत बोलेंगे, आप आवेश में आ रहे हैं, यहाँ आ जा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट वो कर रहे हैं। मैंने सिर्फ एक बात कही, सुनिए। तो मैं बोलूं भाई, क्या तरीका है बहस करने का? वो बोल रहे थे, सीख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वहां वो चुप थे। एक मिनट सर, आपने कम्युनिस्ट, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरा वक्तव्य बोला। आप उनको बोल रहे हैं, जब भी वो बोल रहे हैं आप बीच में आ रहे हैं। सुनिए, 2008 में वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे मिस्टर चक्रवर्ती। उन्होंने दक्षिणेश्वर काली में जाकर पूजा की तो प्रकाश कारत ने एक्सप्लेनेशन कॉल किया कि आप कम्युनिस्ट होकर कैसे पूजा कर सकते हैं। और सुनिए, सुधांशु जी, पूजा आपका व्यक्तिगत अधिकार है, आज तक किसी को नहीं होगा। बहस करनी है तो नहीं। सुधांशु जी एक सेकंड, वाशर साहब राज्य का धर्म बनाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। वाशर साहब, राज्य धर्म नहीं बनाएगा, हम उसके खिलाफ नहीं हो सकते। किसी को बोल नहीं देते, चीखते जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, ठीक नहीं कर रहे हैं, खड़े हो जाते। सर आप रुक जाइए। सिर्फ एक बात कही, मुझे एक बात बताइए। एक मिनट, अगर अगले बार बोले खड़े हुए तो फिर हम बहस चले जाएंगे। ठीक है, आप बैठिए। मतलब नहीं है, यदि बोल रहे ठीक है, ठीक है तो बोले, शांति लेकिन तो हर बात में उठ के चले जाते, को मतलब इस बात बार बोल नहीं देते। मक्खनलाल जी, सुधांशु जी एक सेकंड, सुधांशु जी एक मिनट, दो लोग हैं, उनको संभालिए पहले, देखो तमीज नहीं है। अच्छा मक्खनलाल जी, आप बैठिए, आप प्लीज बैठिए। मक्खनलाल जी और सुधांशु जी, सवाल खड़ा ये हो रहा है, मेन सवाल था। मैं पहली बात, सुधांशु जी एक मिनट, कम्युनिस्ट पार्टी का वर्ल्ड वाइड ऑफिशियल स्टैंड है कि धर्म के ऊपर न पढ़ना है न बात करनी है। मार्क्स ने लिखा रिलीजन इज एन ओपियम। कम्युनिस्ट पार्टी का ये लिखा हुआ स्टेटमेंट दिखा दीजिए। एक मिनट सर, दिखा दीजिए एक भी डॉक्यूमेंट में ये बात। सर एक मिनट, सुधांशु जी इसको पॉलिटिकल नहीं पॉलिटिकल सुनिए, जो पार्टी कहती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो हम भी करेंगे। को इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कहते। पॉलिटिकल नहीं मैं पॉलिटिकल नहीं भाई, उन्होंने जनसंघ को कोट किया। आप बैठिए, जनसंघ को कोट किया। एक मिनट सर रुक जाइए, ये एक लॉजिकल कंक्लूजन पे आ रहे हैं सर, ये पॉलिटिकल नहीं है। सुनिए, आप बैठिए एक मिनट, जैसे मैं सुनिए एक मिनट, जैसे कोई मुझसे पूछे कि आपने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज पढ़ा तो मैं कहूंगा जी नहीं पढ़ा, मगर मैं इंटरप्रिटेशन करने लगूं
जी मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैंने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज नहीं पढ़ा, पर उसकी इस लाइन का इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं। ये कहते हैं धर्म एक अफीम है, तो अफीमची होके बोल रहे हैं क्या? नहीं, बात अफीम की नहीं है। धर्म को अफीम के रूप में सुनिए सुधांशु जी, सुनिए सुधांशु भाई, सुधांशु जी। अच्छा एक मिनट विवेक जी, एक मिनट सुधांशु जी, एक सेकंड सर, एक मिनट रुक जाइए प्लीज। मैं इसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं चाहता। सुधांशु जी, उनका ये कहना था अभी, और ये शायद एक सवाल होगा बहुत लोगों के मन में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, एक लाइन में इसको लिया जा रहा है, इस पे आप दोनों का क्या कहना है? और ताड़ना का मतलब आप बता चुके, इसका एक्सप्लेनेशन आपको 4 बार बता चुका, है। और यह भी बता चुका कि उन लोगों को इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज कुछ नहीं पता था। हम 1 सेकंड बताते हैं सुधांशु जी, 1 मिनट दीजिए मुझे जी। हम अवधि में, आप प्लीज बैठिए, हम अवधि में जवाब दें जिसमें रामायण में लिखा गया है जी। मैं जन्मजात अवधि में प्रांत में पैदा हुआ, मेरी मातृभाषा अवधि है और अवधि भाषा को मैं समझता हूँ। बहुत आसान होगा, ये कामा गलत यहाँ लगा है और ये कामा गलत लगा है, इस 2 कामा को हटा दीजिए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये कामा लगा के पिछले जो 100 वर्षों से कामा लग रहा है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। थोड़ा और समझाइए इस पे, आप जरा देख लीजिए, इस कामा को हटा दीजिए, इस कामा को हटा दीजिए। तो नहीं, प्लीज डोंट, I don't tolerate being interrupted because I never interrupt anybody. That's my principle of my life. सर प्लीज गो इट सर। हाँ So mind your language when you are talking to me. I never interrupt. आप बताइए, हाँ बताइए प्लीज। और दूसरी बात, आप देख लीजिए, ढोल तो बजाई जाती है ना जी। आप पीटते हैं कि बजा के लय निकालते हैं ढोल से, ये बताइए। आप पीट के तर पीटते हैं, उससे लय सुर निकलता है, सारे गामन निकलता है। गंवार शूद्र, गंवार को आप कहाँ तक बिठाएंगे? अपने स्टूडियो में कुछ दिन बिठा के देखेंगे। और पशु नारी, तमाम लोगों का व्यवहार पशुवत होता है, जानते हैं, आप मानते हैं। तो अवधि में जब हम अवध के रहने वाले हैं, इलाहाबाद के, तुलसी जी जहाँ पैदा हुए थे वो मुश्किल से है 40 किलोमीटर, और जहाँ बैठ के उन्होंने रामायण लिखा वो 30-35 किलोमीटर है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, तो आई नो अंडरस्टैंड अवधि बेटर। निशान जी, एक बात तो मुझे भी आपत्ति है, यदि आपको रामचरितमानस की चौपाई पे करना है तो दूसरी चौपाई मैं बताता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगवान कहते हैं मैं इन 4 चीजों से नहीं मिलता। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कैसे मिलता हूं? भक्ति से। वो कहते हैं भगत हीन नर मोहे ऐसे, जल बिन बारिद लागे जैसे। ये पढ़ा है? और मुझे एक लाइन और नहीं, तो मैं पूछ रहा हूं ना, कितना पढ़ा है? अरे मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, एक लाइन और कह दे। आज मुझे ये पता चला सर, मॉडल, आज मुझे ये पता चला कि तुलसीदास जी दूसरा सुनिए, मैं फंडामेंटल्स एक्सप्लेन करने के बाद बोलिए। जैसे सुनिए, फिजिक्स की तब आप व्याख्या करिए, जब आप फोर्स डिफाइन करिए और वेलोसिटी डिफाइन करिए। राम शब्द का अर्थ बताइए, उसके बाद भाषण दीजिए। सुधांशु जी को बात करना तो बात कर सकते हैं, लेकिन ये असभ्य तरीके से। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से सर एक मिनट सर आ रहा हूं सर। नहीं, एक मिनट, मैं अपनी बात कह के बैठना चाहता हूं। मैं अपनी बात छोटी सी कह दूं। आज मुझे एक नया ज्ञान प्राप्त हुआ जो पिछले 47 वर्षों से मैं हूं। 23 किताबें लिखी हैं और कोई किताबें 2-4 लाइन की नहीं है, हर किताब 500-600 पेज की है। मेरे 4 आर्टिकल इलाहाबाद और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में राम के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर कोटेड हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं, आज मुझे एक नई बात चली, विवेक जी से पता चली कि तुलसीदास जी जब रामायण लिख रहे थे 500 साल पहले, तो उस समय उन्होंने देखा था कि आगे आने वाले समय में एक पार्टी आएगी जनसंघ, और उसके लिए हम अभी से किताब लिख दें। मित्र, ये शोभा नहीं देता। पढ़े लिखे समाज में इस तरह की बात शोभा कर नहीं देती। कि आपने कहा था, आप प्रोफेसर साहब ने, ये पढ़े लिखे समाज में यह तो और भी अचंभे है कि आप कुछ देखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, इसके बावजूद आप कमेंट करना चाहते हैं। आप मुझसे बात नहीं करना चाहते, मेरी शक्ल नहीं देना चाहते, मेरे कुल के बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन मुझे गाली जरूर देना चाहेंगे। मक्खनलाल जी, अब आप बैठिए, आइए आप पासवान जी आइए। मैं अब आपसे इस चौपाई का अर्थ समझना चाहूंगा। ये जो चौपाई है, आइए इस तरफ। एक ऐसी स्थिति हो जाती है जब एक ही क्लास में 2 टीचर लगा दिए जाएं, बच्चों की क्या दुर्दशा होगी, वही अभी मैं देख रहा था। ये तरीका गलत है। इस देश में लाखों लोग हैं जो टीवी डिबेट नहीं देखना चाहते हैं इसी प्रवृत्ति के कारण। कोई ढंग से बात न सुनी जाती है न कही जाती है। खैर, अब आप बताइए। मैं आज 14 जनवरी 2023 में बात कर रहा हूँ। मैं
गोस्वामी जी जब लिखा उन्होंने, उनके समय की मान्यताएं अलग थी, उसमें ये सोच अलग थी, उस हिसाब से उन्होंने व्याख्या की। एक और बात और मैं कहना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। मेरी नज़र में, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ, संत रविदास पे PhD की है, हिंदी भी पढ़ाता हूँ, कबीर पढ़ाता हूँ, तुलसीदास को भी पढ़ाता हूँ। तुलसीदास मेरे लिए कवि हैं, मेरे लिए कोई धर्माचार्य नहीं है, मैं किसी मंदिर का पुजारी नहीं हूँ, मैं हिंदी का अध्यापक हूँ। शाब्दिक अर्थ जो होगा उसकी व्याख्या करूंगा जी, रचना की व्याख्या करूंगा, रचनाकार की व्याख्या नहीं करूंगा जी। रचनाकार की अलग चीजें होती है जी। जहां तक ये रही बात, और जिन टेंडेंसी की बात कही, उस मध्यकाल में और आज भी, सिर्फ मध्यकाल में नहीं, आज भी वो टेंडेंसी मौजूद है जो दलितों को, वंचितों को, स्त्रियों को, गंवारों को हेय मानती है, कमतर मानती है। एज ए दलित स्कॉलर मैं इस बात की गवाही भी देता हूँ, मेरा अनुभव भी है। इसलिए ये बात कह देना कि गोस्वामी जी के से पहले स्थिति बहुत बेहतर थी, आज अच्छी है, ये गलत है। आज भी मौजूद है, उसमें और खराब थी, उससे पहले और खराब रही होगी। जहाँ तक ये बात है, ये हर कहूँ हरि सेवक गुरु कहूँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दयूँ, अधम जाति में विद्या पाए, भयउ यथा आहि दूध पिलाए। अर्थ यही है, अधम जाति में, ऐसे अधार्मिक जाति में यदि विद्या प्राप्त होती है तो ऐसे ही होती है जैसे किसी सांप को दूध पिलाया जाता है। ये मुहावरा है, ये लिखा है। यह मुहावरा तुलसीदास जी ने इजाद नहीं किया था, यह मुहावरा प्रचलन में था उस समय के समाज में, और यह आज भी मौजूद है। आप संस्कृति के 4 अध्याय देख लीजिए, जातियों के संबंध में सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं, सैकड़ों मुहावरे मिलते हैं जो गांव-गांव में प्रचलित हैं, इस जाति को लेकर, उस जाति को लेकर के। वो मौजूद है, समाज में मौजूद है। तुलसीदास ने उसको सशरीर तस्वीर पेश की उसकी। मुझे लगता है कि तुलसीदास बेहतर स्कॉलर हैं, अपने समय की सही तस्वीर पेश करते हैं। सिर्फ रामचरितमानस में भी नहीं, कवितावली में भी। कवितावली में कहते हैं, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली। ये वही तुलसीदास हैं। रामचरितमानस मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी रचना है, काव्य की दृष्टि से, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास का बेहतर चरित्र है वह कवितावली में है, जहाँ पे वो किसानी की चिंता करते हैं, खेती की चिंता करते हैं। विवेक जी इधर आइए। विवेक जी, अब एक चीज बताइए, ये आपने सुना, इसका पूरा इंटरप्रिटेशन सुन लिया आपने जी। पहले सुधांशु जी ने भी पूरा इंटरप्रिटेशन कर दिया था, अब आपने एक बार सुन लिया, मैं आपको फिर से कंफर्म कर रहा हूं। अब इसका ये इंटरप्रिटेशन क्यों निकाला गया कि जो छोटी जाति के लोग हों उनको विद्या पाने का अधिकार नहीं है? ये किसने निकाला? ये थोड़ा सा ये तो रामायण के अनेकों संग्रहण इस तरफ आ जाइए सर। हाँ। बहुत सारे एडिशंस रामायण के, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस हैं। शंभुक वध भी एक सच्चाई है बहुत सी रामायणों में। उसमें कहा गया है शंभुक जो थे वो शूद्र थे, और क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान आ गया और पढ़ाने लगे तो भगवान राम ने उनका वध किया। ये भी एक तथ्य है एक रामायण के अंदर। किस रामायण को मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे? तो देखिए, हमें ना गोल गोल करके इस बात से को अवॉइड नहीं करना चाहिए और बेकार का जस्टिफिकेशन नहीं करना चाहिए कि जातिवाद इस देश की समस्या नहीं है। जातिवाद आपकी समस्या रही है, विडो रिमैरिज ना होना आपकी समस्या रही है, सती प्रथा आपकी समस्या रही है, बाल विवाह आपकी समस्या रही है। तो हम उसको एक्नॉलेज करके, सर मैं ये जानना चाह रहा हूं इसका वो इंटरप्रिटेशन। सर मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं, अगर हमारे हिंदू समाज में या हमारे ग्रंथों में कोई कुरीति है जिसको हटाने से हमारा समाज प्रगति करेगा तो, और हम प्रोग्रेसिव बनेंगे, तो इसको एक्नॉलेज करके माने, इसको ईगो प्रॉब्लम ना बनाए। अगर तुलसीदास जी के जमाने में ढोल को पीटते नहीं है क्या? ताड़ेंगे नहीं ढोल को क्या करते हैं? सहला सहला के बजाते हैं। अरे पीटोगे ढोल को तभी तो बजेगा। तो ढोल, नारी, शूद्र, पशु। अरे सर आप अभी भी उसके मैं आगे निकल गया बता दिया आप। अच्छा बैठिए। सुधांशु जी, इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे किया गया, आपका इस पर क्या टेक है? देखिए, मैं पहले एक इंटरप्रिटेशन करना चाहूंगा, फिर उसके बाद एक सेंटेंस बोल के, और मैं आशा करूंगा जैसे हम लोग शांति से बैठे रहे, मेरे विपक्षी वैसे बिल्कुल ठीक बात है। कोई आपसे कहे मैं अंग्रेजी से नफरत करता हूं, अंग्रेजी मुझे आती नहीं, पर शेक्सपियर के मैकबेथ का मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, वही स्थिति है। धर्म मेरे लिए तिरस्कार का विषय है। मैंने धर्म पढ़ा नहीं है, मैंने धार्मिक ग्रंथों में मेरी आस्था नहीं है, मुझे उसकी भाषा नहीं आती है, परंतु मैं उसका इंटरप्रिटेशन करूंगा। तो पहले डिस्क्लेमर ये हो जाता है कि वो व्यक्ति उस विषय पर बोलने की योग्यता या क्षमता भी रखता है या नहीं। बहुत स्पष्ट कह रहा हूं। अगर आपने मैथमेटिक्स बीएससी तक नहीं पढ़ी है तो बैलिस्टिक इक्वेशन के इंटरप्रिटेशन में आपसे गलती होगी ये तय मान लीजिए। 3-4 अगर आप चौथी क्लास में लिखते हैं, टीचर डांट देती है, पर -1 का स्क्वायर रूट आई बैलिस्टिक इक्वेशन का मुख्य आधार है।
तो उस लेवल पे आके पढ़िए। तो हमारे चूंकि मित्र या मानते हैं कि धर्म एक अफीम है, उन्होंने कहा मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं उसको देखना नहीं चाहता, अभी बोलने दीजिए, फिर मैं कर रहा हूं। अब मैं बताता हूं अधम शब्द का क्या अर्थ है। अधर्म शब्द का अपभ्रंश अधम है, जो धर्म को नहीं माने, जो धर्म के नहीं माने का अर्थ क्या होता है, और धर्म क्या है वो भी बताता हूं। धर्म की बहुत क्लियर व्याख्या है, धारणात इति धर्मा, यानी जो पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। और धर्म की व्याख्या इनको बता देता हूं, इन लोगों को नहीं पता। एक मिनट पहले सुन लीजिए, सुनिए। धर्म की बाकायदा, हाँ। धर्म की बाकायदा व्याख्या मनुस्मृति में भी है, पुराणों में भी है। क्या है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम, धर्म लक्ष्मण। यानी इसमें वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। धैर्य हो, शांति हो, विद्या हो। अगर वो नहीं है और फिर अगर वो विद्या पाएगा, यानी नॉलेज पाने की कोशिश करेगा इन सारे गुणों से हीन होकर, जिसमें ना डिवोशन है, ना लार्जर पर्सपेक्टिव है, सेल्फ इंटरेस्ट है, अधर्म, तो उस कारण से ये होगा जैसे इंटेलिजेंट तो खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो याकूब मेनन भी था, बुरहान वानी सॉफ्टवेयर का जानकार था, तो उनके पास विद्या नहीं है क्या? इसलिए कह रहे हैं यदि धर्म से विमुख होकर कोई पाएगा तो वो उसी प्रकार विश्व। और ये ऐसा नहीं, ये नीति शतक में भी लिखा है, मतलब कोई अन्यथा न ले, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पया पान भुजंगा नाम केवलम विश्वर्धनम। यानी जो लोग मूर्ख हैं, जिन्हें धर्म की दृष्टि नहीं है, उनको उपदेश देने से उनका क्रोध नहीं शांत होता। वो उसी प्रकार है जैसे सांप को दूध पिलाने से सिर्फ उसका विष बढ़ता है। ठीक है, अधर्म शब्द की उत्पत्ति अधर्म के अलावा सबके पास 30 सेकंड निशान। अब एक मिनट सर, एक मिनट सर प्लीज। आप बोल के गए, मैंने काउंटर लिया, मुझे वाशिद साहब के पास आना है। नहीं सर एक मिनट रुक जाइए, अभी पूछिए नहीं प्लीज, अभी थोड़ा सा मुझे एंड करने दीजिए। वाशिद साहब गो अहेड। देखिए, सुधांशु जी ने एक बहुत अच्छा रेफरेंस दिया। इन्होंने धर्म के ट्रेड्स बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिलीजन इन द एंशिएंट टाइम्स। प्राचीन समय में धर्म क्या, तो एक जगह 9 मिलते हैं रेफरेंस में, एक जगह 11 मिलते हैं। इनके रेफरेंसेस में इन्होंने 9 बोले हैं, पर वो 11 भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। और कई जगह उसमें अपभ्रंश भी हैं। सुन लीजिए, अधर्म का वो कहते हैं, सीधी सादी बात है कि धर्म किसको मिलेगा? धर्म की शिक्षा कौन प्राप्त करेगा? ब्राह्मण। बाकियों को नहीं है इजाजत, महिला को भी नहीं मिलेगी। एक मिनट में आ रहा हूं। कुछ उदाहरण मिलते हैं जहां पे कुछ महिलाओं को शिक्षा, पर आम तौर पे ऋग्वेद के बाद, जब सभा और सम्मति के बाद, जब उत्तर वैदिक काल आया 1000 ईसा पूर्व से लेके ऑनवर्ड्स, उसके बाद उनके ना सिर्फ सामाजिक आधार को बल्कि आर्थिक आधार को भी घटा दिया गया। और जितने भी ये धर्म के ग्रंथ हैं, हम इनको बुरा नहीं मानते। ये कह रहे हैं ना कि हम भी धर्म में, हमारे फैमिली के लोग भी रिलीजन उसमें जाते हैं, हम भी पूजा में बैठ जाते हैं। हमारे पेरेंट्स कहते थे दिवाली पूजा में बैठो। आज भी हमारी मिसेज ने कहा कि साहब ये सुबह आप खिचड़ी पे हाथ लगा के जाएंगे, मैं लगा दिया, नहा धो के, नाश्ता उससे पहले नहीं मिला कर लिया। परंतु ये जानना होगा कि धर्म क्यों हफीम कम्युनिस्टों ने क्यों कहा, वामपंथियों ने क्यों कहा, कार्ल मार्क्स ने क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि जितने भी शोषक वर्ग हैं, उन्होंने हमेशा धर्म का डंडा दिखा के, चाहे वो राजा था, चाहे वो रानी थी, चाहे मौजूदा पूंजीवादी निजामों के समर्थक हैं, वो डंडा दिखा के आम जनता को उसकी मौलिक समस्याओं से भटकाएंगे। ये धर्म में लगाएंगे, 2024 में भी धर्म में लगाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा का निजीकरण, माल बेचना, सरकारी माल बेचना, हवा भी बेच देंगे, पानी भी बेच देंगे। और अभी तो समुद्र बोल रहा था, समुद्र भी बेच देंगे। और वो वाराणसी से क्रूज चलाया है ना, 30 लाख रुपए क्या कहाँ चले गए? 30 लाख रुपए सर, आप वो भी गंगा मैया ने बुलाया था। एक मिनट सर, वो भी गंगा मैया बुलाया था। कहाँ चले 30 लाख के क्रूज में बैठने को। कहाँ चले गए? कहाँ पॉलिटिकल? एक मिनट, मैं सुधांशु जी आपके पास आऊंगा, और आपसे अभी तक मैंने नहीं पूछा है, उसके तुरंत बाद आपके पास आऊंगा। माफी चाहूंगा इसके लिए। सुधांशु जी प्लीज गो अहेड, बताइए। देखिए, इन्होंने कहा वैदिक काल के बाद महिलाओं को शिक्षा का, धर्म का अधिकार नहीं था। मैं पूछना चाहता हूं, सबसे फेमस शास्त्रार्थ है आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का। कौन था उसका चीफ जस्टिस? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। मैं चुनौती से कहता हूं, कोई एक अभी मैंने खुद कहा था अपनी बात में, मैंने खुद कहा कि स्कैंटी एग्जांपल्स मिलते हैं। अरे भाई, मैं बकायदा मैंने बताया कि कुछ उदाहरण मिलते हैं। कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, झूठ नहीं बोला। वाशिद साहब सब शांति से बैठे, सब शांति से बैठे। आप एक बार सुन लीजिए सर। हाँ, सुधांशु जी सीनियर है हम लोगों से, प्रोफेसरी में भी आप हमसे सीनियर हैं सर। सुधांशु जी, मैं ये कह रहा हूं
आचार्य मंडन मिश्र, मैं चुनौती से कहता हूं दुनिया में कोई एक धर्म बताइए, रिलीजन, धर्म तो खैर एक ही है, जहां पर की धार्मिक ग्रंथ के ऊपर डिस्कशन का अधिकार, बाकी जगह केवल सुन लो, जो कह दिया गया उसमें किंतु परंतु नहीं करो, अगर किंतु परंतु किया तो नरक में जाओगे और एक कहता सर काट दिया जाएगा। हमारे यहां डिस्कशन का अधिकार है और वेदों में 20-22 विदुषी स्त्रियां हैं, गार्गी, अपाला, लोपुत्रा, वो छोड़िए, इन्होंने कहा। अब मैं कहता हूं उसके बाद 2 लोग डिस्कशन करें और जज बनने का अधिकार महिला को, चलिए वो कहते हैं। ये बताइए, पुण्य श्लोका अहिल्याबाई होलकर धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी दुर्गावती धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी अबक्का धर्म नहीं पढ़ी थी, रानी लक्ष्मीबाई धर्म नहीं पढ़ी थी, कहां बोलते हैं भाई? रानी थी सर, आप रानी थी। सर बोलने दीजिए, अब सुनिए पूरा बात बोलने दीजिए। और मैं कहना चाहता हूं, सुनिए, ये बात मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूं। अगर आपसे पूछूं 1812 में भारत की साक्षरता दर क्या थी? 1812 में भारत की साक्षरता दर ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिटेड रिकॉर्ड के हिसाब से, जो हाउस ऑफ कॉमन्स को रिपोर्ट सबमिटेड है, उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के विलियम एडम्स की रिपोर्ट और मद्रास प्रेसिडेंसी के टॉमस मनरो की रिपोर्ट के अनुसार 90% से अधिक साक्षरता है। भारत के हर गांव में एक स्कूल है, और इतना ही नहीं, छात्रों में ही नहीं, शिक्षकों में भी, जिसको आप सबसे निचली जाति का मानते थे, उनके भी शिक्षकों का उल्लेख है। और पूरी बात सुनिएगा, मैं पूरी बात कर लूं, और इस बात का उल्लेख महात्मा गांधी ने 1929 में लंदन में जाकर रॉयल सोसाइटी में दिए गए अपने भाषण में कहा था कि 100 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी। और अगर उसके बाद भी इनको विश्वास ना हो, 1939 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने पूरी रिपोर्ट को सबमिट किया हुआ है। 1812 में भारत की साक्षरता दर, हर गांव में स्कूल था, जबकि गुरुकुल को स्कूल नहीं माना था। मैं फिर कह रहा हूं, गुरुकुल को स्कूल नहीं माना, सब में स्कूल था, तो भाई फिर कैसे हो गई साक्षरता की बात? ठीक है भाई ये बताइए ना। वाशिद साहब एक मिनट, अब एक सेंटेंस बस। अब मैंने जो शिक्षा को छीनने, अधिकार छीनने का, शिक्षा के अधिकार को छीनने का संदर्भ दिया था, वो प्राचीन भारत में इन ग्रंथों के संदर्भ में दिया। ठीक है, आप आधुनिक भारत का सर एक मिनट सर, इनकी भड़काव की नीति। अरे नहीं सर प्लीज, एक राम अवतार जी सवाल ये एक व्याख्या कर, प्लीज सुनिए। ये बताइए, अर्लीस्ट रूलर कौन थी? प्रभावती गुप्त, 3rd सेंचुरी, प्राचीन भारत कह रहे हैं ना, 3rd सेंचुरी एडी, जो शंकराचार्य का उदाहरण दिया। अरे रूलर जी ना भाई, आम जनता को बताइए। सर वाशने साहब एक मिनट, रानी का उदाहरण, वाशने साहब एक मिनट प्लीज। हाँ भाई, जब 90% लोग साक्षर हैं तो इसमें हायर कास्ट लोअर कास्ट कहाँ है? अरे भाई, ये बाकायदा सबमिटेड रिपोर्ट। मैंने कहा ना, गांधी जी ने भी हम पढ़े रहे भाई, जानते हैं, इसीलिए छुपाया गया। अच्छा सर एक मिनट, राम अवतार जी एक मिनट, वाशने साहब एक तो आवाज प्लीज नीचे रखिए। एक मिनट सुधांशु जी, थोड़ा राम अवतार जी से मैं समझ राम अवतार जी, जो इन्होंने कहा कि जो ये चौपाई अभी हमने पढ़ी, उसके बाद इन्होंने कहा कि जो अधिकार है वो सिर्फ एलीट के पास है, ज्ञान का अधिकार एलीट के पास है। इसका इंटरप्रिटेशन भी मैंने बताया, आपका इस पे क्या ठीक है? मेरा कहना ये है कि जैसा सुधांशु जी ने कहा, इन्होंने पूरा बता दिया वास्तव में, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता सुनने की, समझने की है नहीं। कुछ लोगों की मानसिकता केवल विवाद करने की है, और वो ये हमारे मित्र वही कर रहे हैं। विषय से हम लोग भटक गए। वास्तविक विषय था जो उन मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा, उसके कारण विवाद हुआ। ये मंत्री जी, इनके गांव में, मैं इनके गांव की बात बताता हूं, मंदिर हैं और इनके घर वाले मंदिर को पूजा करना चाहते हैं, मंत्री महोदय के। और सब ये एक महाशय ने कहा कि वो केवल ब्राह्मणों को अधिकार है पूजा पाठ करवाने का, पुजारी बनने का। इनको ये पता ही नहीं, इनके बिहार में अनेकों ऐसे ग्राम देवता हैं जिनका पूजन उस जाति के ही, जैसे अगर कोई यादव है तो यादव है, अगर कोई पासवान है तो उस मंदिर का पुजारी भी पासवान है। तो इस तरह से एक ही बात कही इन्होंने, वो बंच ऑफ थॉट्स की बात कही। वास्तव में उसका तो प्रकाशन ही बाद में हुआ है, और ये उसको बाबा साहब में अम्बेडकर से जोड़ रहे हैं। तो इन्होंने सुनना कुछ नहीं, केवल बोलना है। और वास्तविक विषय जो ढोल गमार सुध पर सुनारी, बात तो पूरी होगी। एक बात और भी है, यदि कोई खलनायक कोई बात कहता है तो क्या हमारे लिए आदर्श होती है? इस विषय में ये चौपाई कही है समुद्र ने क्यों कहा? क्योंकि उस पर बाण तन गया था, वो राम जी का विरोधी था एक तरह से। फिर उसने अपने बताया कि मैं जड़ हूं,
और भी चीजों की जड़ की बात बताई। तो जब जड़ है उसकी प्रकृति यही है और भगवान ने उसको उसी प्रकार का गुण दिया है और वो खलनायक के रूप में बोल रहा है, तो क्या हमारे आदर्श वाक्य हो सकता है? वो समुद्र की बात है, वो राम जी की बात नहीं है, वो गोस्वामी जी की बात नहीं है। इसलिए इस बात को लेकर गोस्वामी जी ने तो क्या कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि भाव, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हमारे एक और जगह कही गई है, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। हमारे पहले वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था में अनेक प्रकार की बदली हुई है, लेकिन कुछ समझना चाहे तो देखिए, एक रघुकुल में थे दंड, उनको क्षत्रिय से निकालकर उसको वनवास भेज दिया गया। आप जो बता रहे हैं जी, मेरे मन में एक सवाल है वाष्णी साहब, मैं आपसे पूछता हूं। सर आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट रुकिए। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, और अगर उसको मैं आज आम लोगों की भाषा में अगर मैं बोलूं तो उसकी पहली प्रूफ रीडिंग किस तरीके से रसखान जी को उन्होंने सुनाया, पहली प्रूफ रीडिंग, अब उसी को अगर धर्म के आधार पर डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आपको लगता है ये सही है? ये मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। कोई भी ग्रंथ में कोई भी ऋचाएं हो, कोई भी सूक्तियां हो, कोई भी चौपाइयां हो, उसको डिवीजन ऑफ सोसाइटी का टूल नहीं बनाना चाहिए मौजूदा समय में। परंतु ये कह देना कि साहब आप इसकी ऋचाओं पे आप अपनी टिप्पणी नहीं कर सकते, इसका एकेडमिक स्टडीज में आप इस पे अपना कोई कमेंट्री नहीं कर सकते, वो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, ये भी ठीक नहीं है। एक बात मुझे बताइए, आपने ये पॉइंट रखा है, मैं आपसे सीधे एक डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद सुधांशु जी से मैं पूछूंगा। ये कहना मंत्री जी का कि जो लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन मैं ऐसे कर रहा हूं, एक तरीका यह है कहने का, और दूसरा यह कि जो लिखा है वो गलत लिखा है, उससे नफरत फैलती है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं सर। इन दोनों चीजों को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। टिप्पणी करना, आप अगर स्कॉलर हैं तो टिप्पणी करिए, उसका पूरा इंटरप्रिटेशन लिखिए। भगवत गीता के ऊपर तमाम टिप्पणियां की गई हैं, जिसके अंदर जो गुण हावी होता है उसके हिसाब से होती है। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि नफरत फैला रहा है, अगर आप ये कहेंगे कि गलत है, तो फिर वो आप खुद ही एक्सट्रीम में जा रहे हैं, और कोई भी धर्म एक्सट्रीम को प्रमोट नहीं करता है। देखो, मैंने वर्ड यूज किया डिवीजन ऑफ सोसाइटी, समाज को बांटने वाली नीतियां, प्रवृत्तियां इन सूक्तियों में हैं, इन चौपाइयों में हैं, इन ऋचाओं में हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब वो मंत्री, लेकिन सर ये अब देखिए, इतने बड़े प्रोफेसर बैठे हैं, आप उन्होंने इतनी बड़ी बात की कि इसको समझा गलत है, यहां तक कि मैं खुद एक मिनट मैं खुद जब वो बता रहे थे तो मैंने खुद भी रियलाइज किया कि हाँ ये एक फैक्ट हो सकता है कि पंक्चुएशंस गलत हो। आपने खुद भी कहा पंक्चुएशंस, जब इतना ज्यादा डिटेल में इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है तब तो फिर मुझे लगता है लोग पिक एंड चूज अपनी तरीके से कर रहे हैं। नहीं। जिनको डिवाइड करना है वो वैसे पिक कर रहे हैं। ग्रामर में चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो अंग्रेजी में हो, पंक्चुएशन का एक लिमिटेड रोल होता है, उसका कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं होती है। वो इसलिए होता है कि उसकी डेसिफरिंग उसको ठीक से समझने में आसानी हो पाठक को। उसमें इनका ये कहना है कि साहब 100 साल पहले ये रिचायर बनाई गई, अब ये मेरे को नहीं पता, बेकार मैं झूठ बोलूं, ये मुझे भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि जो इन्होंने बताया कि साहब ये जो कॉमा लगा ये गलत लगा है, 100 साल पहले लगा। अच्छा, मैं एक देखना पड़ेगा। मैं मगन जी आपके पास आ रहा हूं। सुनिए, उस समय में इतनी बड़ी ग्रामर थी भी नहीं, उस समय में जब ये लिखी गई इतना बड़ा ग्रामर का ज्ञान किसी को था भी नहीं। बेशक सुधांशु जी, अरे पाणिनि की ग्रामर सुनिए ना, ग्रामर मैं आपके पास पाणिनि की ग्रामर है, और भी ग्रामर मिलती है। सर एक मिनट रुक जाइए, जो ग्रामर है, एक मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं उस पे भाई। वाशे साहब थोड़ा बर्दाश्त, वाशे साहब इतने बुजुर्ग हैं, थोड़ा बर्दाश्त करना सीखिए। वाशे साहब, एक यहाँ पर फैक्ट है, मैं जो मंत्री वही गलत बात, जब मैं अपोज कर रहा था तो आप बाइकआउट कर रहे थे डिबेट को। वाशे साहब एक मिनट, जो मंत्री जी का बयान हमने सुनवाया, वो मंत्री जी के बयान, उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने खुद इसका इंटरप्रिटेशन करने की भी कोशिश की है। हमारी उनसे जो खास बातचीत हुई उसमें उन्होंने क्या कहा, पहले वो भी देख लेते हैं एक बार। महाभारत कर कौन रहे हैं? जो सदियों से हिस्सा मारी किया है, वंचितों के अधिकार को दबा के रखा है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भला उनको किसी परिचय की जरूरत पड़ेगी? तुलसीदास जी करेंगे उनका परिचय? भाई आप सब लोग जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी सबरी के जूठ बैर खाए। सबरी के जूठ बैर क्यों खाए? वो भी जाति व्यवस्था से संभवतः दुखी होंगे। मेरा ये कहना है कि सुंदर कांड में चौपाई है, डोल गमार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। कोई अर्थ बतावे हमको, क्या अर्थ है? कहीं डिबेट करे।
सुधांशु जी, अब मेरा जो सवाल है वो ये है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये अब ये सीधे सीधे तुलसीदास जी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं एक बात कहूंगा, हिंदू धर्म या भारतीय संस्कृति की उदारता ये समझिए कि आप एक धार्मिक ग्रंथ पे बहस कर रहे हैं, हम सब अपना विचार दे रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी दे रहे हैं। चुनौती से कहता हूं, दूसरा धर्म होता तो माननीय मंत्री जी का भी सर तन से जुदा हो जाता और जितने बैठे थे सबका हो गया होता, फतवा जारी हो जाता कि नहीं, बोलिए हाँ या ना। फिर डाइवर्जन है, इसके डाइवर्जन नहीं है सर, एक मिनट, डाइवर्जन नहीं है। आप इसको रिलीजियस डिवीजन में मत ले जाओ। उनको बोलने दीजिए। सुधांशु जी, प्लीज रिलीजियस डिवीजन, आप सोसाइटी को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। सबके पास आ रहा हूं, उसके बाद एक मिनट निशांत, मैंने अपने इनिशियल स्टेटमेंट में कहा था एकदम चुप रहते हैं, सारे धर्म ये चुप रहते हैं। नो, आप सबसे ज्यादा इंटरप्ट कर रहे हैं। नो, आप प्लीज, आप सभी को मौका मिलता है, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा, सब लोग शांत रहते हैं, आप प्लीज बोलने दीजिए। और ये जो भ्रम फैलाने का प्रयास किया जाता है कि जाति व्यवस्था के कारण दमन है, पहली बात, जाति शब्द कहां से आया है? क्या कभी 1861 की सेंसस से पहले हिंदू समाज की जातियों का वर्णन है? मैं चुनौती से पूछता हूं, 1931 आखिरी सेंसस है कास्ट पे, जिसमें 4114 जातियों का वर्णन है। कोई धर्मग्रंथ दिखाइए इसमें 4000 जातियों का नाम लिखाओ। और वो हायरार्की किसने डिसाइड की? लोहार, सोनार, बढ़ई, माली, तेली, ये कौन ऊंचा कौन नीचा कहां लिखा है? रामचरितमानस में जातियों का नाम है, अरविंद जी की किताब में दर्ज है, वो दिखा सकते हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं 4114 जाति। नहीं, इसमें 4114 जातियां और आज 6000 मानी जाती हैं। सबसे पहले इन जातियों का निर्धारण किया एक ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले ने। और यदि 4000 जातियां आप लिखेंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, मगर उसने जाके हायरार्की में लिखा, और जिस क्रम को उसने आधार माना आज पूरी दुनिया में एब्सर्ड मान के ठुकराया जा चुका है। जानते क्या आधार माना? जिनका माथा ऐसा है वो ऐसे, जिनकी नाक ऐसी है वो ऐसे, जिनकी ठुड्डी ऐसी ऐसे, जिनके कंधे ऐसे ऐसे, जिनका रंग थोड़ा फेयर है वो ऐसा। आज पूरी वर्ल्ड में पूरी तरह रिजेक्टेड एंड डिजेक्टेड है, पर यहां पर उसको लेके बहस हो रही है। अच्छा। और एक पॉइंट कह दूं, जो लोग बहुत कहते हैं जी, केवल 75 साल पुरानी बात है, जो हम ये कहते हैं कि 60, 70, 75% SC, ST, OBC समाज है, तो वो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी था। कहां गया? कहां गया? जमीन खा गया, आसमान निकल गई। और भारत में एक ही राज्य है जहां हिंदू ऑलमोस्ट खत्म हो गए, कश्मीर में, वहां एक ही जाति बची। क्या ऐसा संभव है किसी राज्य में एक ही जाति रहती हो, कश्मीरी पंडित? तो बाकी भी तो रहे होंगे। क्या हुए? कट गए या कन्वर्ट हो गए? इसलिए मैं कह रहा हूं, लोग अनजाने में भी इस प्रकार के। अरविंद जी एक सेकंड सर, रुक जाइए। अरविंद जी एक मिनट सर, अरविंद जी आप कुछ, एक मिनट सर, एक मिनट, 3 बार हो गया मुझे, एक लाइन पूरी करो, फिर आप पूरा बोल के गए। एक मिनट अरविंद जी, एक लाइन पूरी कर लो, एक लाइन, फिर आप बोलिएगा, मेरा वाक्य पूरा हो जाने। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल जी का रिजिग्नेशन लेटर अवेलेबल है, पढ़ लीजिए, वो यही भावना व्यक्त करता है। डॉक्टर अंबेडकर की किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान यही विचार व्यक्त करती है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ये सब कहते हैं, मगर क्रिश्चियनिटी इस्लाम को क्यों नहीं अपनाया, ये भी लिखा है। हिंदू धर्म क्यों छोड़ा? मुखर्जी को हिंदू धर्म क्यों छोड़ा, ये बताइए। मुखर्जी का भी सर आप फिर चिल्ला रहे हैं। निशांत भाई, मेरे को 30 सेकंड, ये गलत बात है। उन्होंने बोला ही नहीं, 2 बार बोला मैं। नो सर, आपसे 30 सेकंड मांग रहा हूं। एक मिनट, मुझे पहले अरविंद जी, फिर आ रहा हूं मैं। अरविंद जी बताइए। नहीं अरविंद जी को मेरे को 30 सेकंड बोलने दीजिए। अरे सर, वो इसका काउंटर कुछ दिखा रहे हैं, देख लीजिए। मैं भी करना चाहता हूं। धैर्य रखिए, फैक्ट्स के साथ आइए सर। मैं पहले ही बोला, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं राजेश पासवान सर का कि उन्होंने जो इंटरप्रिटेशन किया उसको कोई भी लोग कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पाए। ढोल शूद्र नारी पर तो कंट्रोवर्सी आज थी ही नहीं, पता नहीं उस चौपाई को आप क्यों ले आए आज। फिलहाल जिस पर कंट्रोवर्सी था उसका राजेश पासवान सर ने ही इंटरप्रिटेशन किया और उसका काउंटर किसी के पास नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि कास्ट कब से है, इसके इंटरप्रिटेशन पे जाएंगे तो इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने पहले ही बोला कि क्या आज का आरएसएस ये कहता है कि गोलवलकर के बंच ऑफ थॉट में कुछ दिक्कत की बातें हैं। प्लीज सर, यू आर वेरी सीनियर एंड आई डिड नॉट इंटरप्ट, प्लीज हैव सम पेशेंस सर। सेकंड पॉइंट, अब इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं 2 टेक्स्ट लेकर आया हूं। मनुस्मृति पर आज भी डिफेंस नहीं है। पहली बार आज सर को सुनकर यह लगा कि बार-बार मनुस्मृति आईपीसी और सीआरपीसी पे जब 95% अगर मनुस्मृति से ही है, तो मैं तो अक्सर ये कहता हूं और बारहा कहता हूं कि भारत में जब 1950 में ये संविधान आया, उसके पहले हम कैसे गवर्न होते थे, और इसका जवाब है जेंटूज लॉ।
और वो जेंटूज लॉ उन्होंने कैसे बनाया, जिसको आप पर्सनल लॉ और तमाम लॉज जो कहते हैं, कि हमारे कुछ धर्मशास्त्र थे, उसमें जो हमारे लिए कुछ पिनल पनिशमेंट कुछ करने के लिए जो थी, कि अब आप ये बताइए कि इस देश के संविधान निर्माता को इस देश के मंदिरों में घुसने दिया गया क्या? क्या साफ नहीं किया गया क्या? मैं अभी एकदम कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स में नहीं आऊंगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ क्या हुआ वो हमें पता नहीं है क्या? क्या डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी इस देश में टेम्पल एंट्री मूवमेंट नहीं करते हैं क्या? तो क्या यह मतलब है कि हमारा समाज सचमुच में इतना समरस था, तो फिर समरसता मंच क्यों बनाना पड़ा इनको? मैं ये नहीं मानता कि इन्होंने अपने में सुधार नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप और सुधरें। सर देखिए, 19 गिव यू अ रेफरेंस नाउ। 1995-97 का अगर आरएसएस भारतीय जनता पार्टी देखिए तो अरुण शौरी की किताब है वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। उस किताब को आप लोग ये कह दीजिए कि वो किताब चला देना चाहिए, लेकिन नहीं सर, ये शुरुआत जाति को लेकर हुई थी। सर, नहीं, आप पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर रहे हैं।